स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, बहुत आगे हो गया, स्लाइड्स बहुत आगे। स्टार्ट करना है, सुनो। Yes, sir. You can start, sir. ओके, सो दिस इज, फिर से वही स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना है कि आयुर्वेद के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा रेफरेंस नाम वगैरह नहीं डाला हूं ताकि कुछ ऐसा कुछ ऐसा हमें कंफ्यूजन ना हो कि इसका भी कुछ अलग हो सकता है, इसका भी अलग हो सकता है। बट यस, जितना भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हो भैषज रत्नावली के अंदर भी, त्रिमर्मी रोग अध्याय के अंदर भी, जिसके अंदर आपको और इसके अंदर एविडेंस मिलेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। फोकस ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो ये होना चाहिए कि क्यों मैं रक्त मेद प्रसादक इस वर्ड के ऊपर टिका हुआ हूँ, और थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि यही हमारा एक तरह से एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, और यही हमारी ट्रीटमेंट है कि हमें इसी को टारगेट करके ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। हेतु एक अपना चीज होगा, क्योंकि देखो क्रॉनिक डिजीज के अंदर एक बार हेतु ने इम्पैक्ट बना लिया तो वो बना लिया, उसके बाद तो पेशेंट स्मोकिंग भी छोड़ देगा, सब जगह छोड़ देगा, लाइफस्टाइल चेंजिंग की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि हेतु तो कम हो चुका है, हेतु के इम्पैक्ट को भी हम कम कर सकते हैं मेडिसिन से, लेकिन किडनी को कैसे प्रिवेंट करें? क्योंकि संहिताकार के अंदर जो वृक्क है ये एक मातृज अवयव है, बहुत सॉफ्ट अवयव है, और संहिताकारों का भी ऐसे कहना है कि जो मुझे ऐसा लगा समझ में, हमारा एक किडनी के अंदर जो एक प्रोटेक्टिव एक्शन है, जो एक हमारा प्रिवेंशन एक्शन है, जो किडनी को किसी भी डैमेज से खुद को बचाता है, वो है मेद धातु। मेद धातु एक बहुत ही अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है किडनी डिजीज के अंदर, लेकिन मेद धातु ये है जिसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो रहा है। अभी देखो, इसमें समझने की बात बहुत सिंपल है। मेद के श्लोक में अगर एक सुश्रुत संहिता का अगर हम देखें तो उसमें आया हुआ है कि मेदह स्नेह स्वेदो दृढ़त्व, यानी कि मेद के स्नेह गुण से ही किसी चीज में दृढ़त्व आती है। जब मैं बात करता हूं कि रक्त मेद प्रसादक रूप, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि रक्त जो धातु है वो निरंतर अपने तरफ से मल को किडनी की तरफ लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि रस का जो मल है वो कफ है, और रक्त का जो मल है वो पित्त है। अब ये पित्त क्षारभूत पित्त भी हो सकती है, जो मैंने लिखा है कि क्षारभूत पित्त सबसे ज्यादा किडनी डिजीज करती है। जैसे कि आप कोई एंटीबायोटिक लो लो, एंटीबायोटिक लेने के बाद पित्त बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, या आप कोई एक अगर आप लॉन्ग टाइम किसी डायबिटीज से हो तो मधुमेह से हो तो उसमें वात ज्यादा बढ़ता है, हाइपरटेंशन में वात ज्यादा पड़ता है, या आप अगर ओबेस बहुत ज्यादा है पेशेंट तो उसमें साम कफ बहुत ज्यादा पड़ता है। जो एक किडनी डिजीज होती है वो हमेशा एक त्रिदोषात्मक ही होती है, लेकिन इस त्रिदोषात्मक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी किडनी के अंदर मेद धातु का सार जब तक दृढ़ है तब तक किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फैक्टर हो वो किडनी डिजीज इंड्यूस नहीं कर पाती। यही मैंने रीजन बताया कि कोई कोई एक ही पर्सन होता है कि इतना कीमोथेरेपी लेने के बाद भी उसको कोई किडनी डिजीज नहीं होती, लेकिन कभी कभी किसी का 1 साइकिल, सेकेंड साइकिल और थर्ड साइकिल में भी किडनी डिजीज स्टार्ट होती है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जो बताते हैं कि हम ये मेडिसिन चालू करने जा रहे हैं, कीमोथेरेपी चालू करने जा रहे हैं, तो क्या कोई सेफ ड्रग है, क्या आप देख सकते हो? तो ऐसे कंडीशन में भी सीकेडी के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा काम करनी चाहिए कि रक्त और मेद के अंदर आप मेद को कितना सुदृढ़ बना सकते हो, कितना उसका स्नेह वर्ग वापस ला सकते हो, क्योंकि जो मेद का स्नेह गुण है यह किसी भी टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर सकता है बिना किसी किडनी के ऊपर इम्पैक्ट किए। यानी कि किडनी के ऊपर या वृक्क के ऊपर किसी भी विष का, किसी भी पित्त का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर मेद धातु का स्नेह अच्छा है, और जब तक स्नेह अच्छा है तब तक दृढ़त्व तो बहुत अच्छी होती है। ये है किडनी डिजीज के प्रिवेंशन मेथड। अब बात है कि क्या रक्त का भी इंपॉर्टेंट है? यस। देखो, रक्त जो है निराम करना ये कॉन्सेप्ट है, या हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज के अंदर जो रक्त धातु है
ये एक वेहिकल है कि जिसके थ्रू आपका दोष जो है वो किडनी के ऊपर री इम्पैक्ट करता है। यानी कि सिंपल समझ लो, एक्सेस इतना सिंपल है कि किडनी के पहले या प्री रीनल जो है, आपके पास रक्त धातु जो है जिसके अंदर आपका दोष बार बार बढ़ेगा। अगर कोई भी कंपनी फैक्टर जो है या ट्रिगर फैक्टर बढ़ा तो आपका पेशेंट भले ही कितना भी क्रिएटिनिन 2.2, 2.3 हो, वो जाके 6 या 7 होने वाला है। या कोई भी आपका पेशेंट है जो ऑल ऑफ सडन ठीक था और बीपी बढ़ना चालू हो गया, पेशेंट को कुछ नहीं था और ऑल ऑफ सडन ब्रेथलेसनेस होना चालू हो गया, जो हम लोग बोलते हैं कि सीकेडी का जो है इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट ये होता है कि ऑल ऑफ सडन क्या ऐसा ट्रिगर फैक्टर होता है कि जो रक्त के अंदर दोष वृद्धि करता है, और दोष वृद्धि जब होगा तो जाके वो फिर से किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है। हमारे ट्रीटमेंट के अंदर या हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर रक्त धातु का एक ही काम है, और श्लोक के अंदर भी, जब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा उसके अंदर भी आप देखोगे, श्लोक के अंदर बार बार ये बताया गया है कि विरेचन करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण को लेके हम लोग थोड़ा सीरियस नहीं है क्योंकि उसके अलग इंडिकेशन होते हैं, लेकिन विरेचन उसमें बताया। तो उसमें विरेचन से ऐसा नहीं है कि किडनी डिजीज ठीक होती है। विरेचन से ऐसा होता है कि आपके रक्त धातु के अंदर जितने भी दोष है वो निराम होते हैं, उनकी जो है एक प्रकार से बल कम होती है, और जिसके कारण आप देखेंगे कि या आप किसी भी पेशेंट का अगर मृदु विरेचन भी करा दो सीकेडी के अंदर, आप देखोगे उसका क्रिएटिनिन 8-8, 9-9 महीने तक बढ़ती नहीं है। जो हमारे पास पेशेंट कितने इतने भी आते हैं कि जो क्रिएटिनिन बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, बेस्ट ट्रीटमेंट कि यू हैव टू गो फॉर दिस विरेचन। ग्रंथोक्त है, विरेचन दिया हुआ है कि किसी भी किडनी के अंदर विरेचन और बस्ती ये दो ही चॉइस होती है, और बस्ती का अलग रोल है, फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब दूसरी बात जो मैंने बताया कि स्नेह धातु, अगर आपको किसी ट्रीटमेंट के अंदर नेफ्रोप्रोटेक्टिव मतलब एक्शन चाहिए, यानी कि आपके पेशेंट के अंदर किडनी को ऐसा बनाना है कि मेद धातु जो है वो सशक्त रहे या स्नेह रहे, तो आपके कल्प के अंदर स्नेह होना ही चाहिए, या आपके पंचकर्म के अंदर स्नेह होना ही चाहिए। और आपका जो है स्नेहन कर्म एक किडनी डिजीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट कहा गया। रीजन यही है कि आप फिर से श्लोक के ऊपर ध्यान देखो कि रक्त मेद प्रसादक, और मेद ही जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, और मेद का काम है स्नेह। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस किडनी के अंदर रहने वाले मेद के स्नेह को कम कर दे, उस वक्त आपको सीकेडी के जो स्टार्टिंग स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, ये सब होना स्टार्ट होते हैं। और अगर इसी मेद के अंदर स्नेह गुण जो है ये एक एंड टाइम तक बना रहे, तो आपको जो है ये किसी भी सीकेडी का प्रॉब्लम नहीं होता। ये फिर से मैंने बताया, रेफरेंस क्रॉस चेक करो, हर जगह आप पढ़ के देखो कि आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है जिस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेक्स्ट स्लाइड ये है कि अगर सीकेडी डिजीज होना रहता है, तो सीकेडी डिजीज के अंदर होने के लिए दो फैक्टर है। एक, जैसे मैंने बताया कि वात पित्त कफ या तो रक्त को बहुत ज्यादा दूषित करे और वो सीकेडी करे, या वात पित्त कफ आपके मेद का स्नेह कम करते हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि आजकल के लाइफस्टाइल के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी ये देख रहे हैं कि यंग जनरेशन जो है काफी इन चीजों से काफी डील कर रही है, और हम हमारे पास जो पहले जो अभी केसेस आ रहे हैं ऑटो इम्यून जी नेफ्रोपैथी या जस्ट ग्लोमेरुल नेफ्रोपैथी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम सिम्टम, ये सब इंक्रीज ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी पास्ट हिस्ट्री, कुछ भी नहीं, ऑल ऑफ सडन आना स्टार्ट होता है। सो हम लोग बहुत सारे फैक्टर को लाइबल कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग कॉज मोस्ट कॉमन कॉज है, ड्रग बहुत सारे कॉज है, बट एट द एंड कॉन्सेप्ट यही है कि आप स्मोकिंग करो, पित्तवर्धन होगा, फिर से स्नेह कम है, या आप अति मद्यपान करो, फिर से पित्तवर्धन, फिर से स्नेह कम है। यानी कि कोई भी एक ऐसा हेतु, कोई भी, इवन आप अगर स्मोकर नहीं हो, बहुत सारे भी, जैसे मैंने फर्स्ट वाला पेशेंट बताया 31-32, ही इज अ ब्राह्मण, नॉट हैविंग एनी एडिक्शन, कुछ भी नहीं खाते हैं, नो दारू, नथिंग एट ऑल, व्हाई ही गॉट अ सीकेडी? सो सब में भी रीजन यही है कि कॉन्सेप्ट ये कि अननोन थिंग, अननोन डायग्नोस। सो आयुर्वेद के अंदर ये जो चीज है, मतलब इवन बस्ती रोग चिकित्सा के अंदर भी हम लोग जब देखें तो उस चीज के अंदर लोग संहिताकारों का कॉन्सेप्ट या जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि संहिताकार को भी इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि रसायन हो और मेडिसिन ऐसी हो
कि जो आपका अग्निदीपन तो करे, पर साथ साथ उसके पास ऐसी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इस स्नेह गुण के जो है बना के रखे। सीकेडी के अंदर मुझे ऐसा लगता है इस स्नेह के पॉइंट के ऊपर लोग है ना फोकस नहीं करते या उतना ध्यान नहीं देते जिसको देके करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोनल जरा नेक्स्ट स्लाइड करना। यानी कि बेसिकली अगर सोनल जरा नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ, अभी देखो इस स्लाइड के अंदर जैसे मैंने लिखा है कि सीकेडी के अंदर या क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर बेसिकली हुआ क्या। जैसे मैंने बताया कि वात पित्त कफ जैसे बहुत सारे हम रेफरेंसेस पढ़ते हैं या हम लोग केस रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने वात वृद्धि कर आहार खाया और फिर इनको सीकेडी हुआ, या इनका इनके अंदर ब्लड प्रेशर कॉज था फिर सीकेडी हुआ, या इनके अंदर ये कॉज था। तो देखो, कॉज कुछ भी होने दो, जिसे मैंने बताया कि कॉज होने के बाद भी जो एक अधिष्ठान है, वृक्क अधिष्ठान है, वहां इस दो धातु में से किसी एक में गड़बड़ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बताया कि रक्त धातु। अब इसका एग्जांपल ये देता हूं कि जब भी आपको कोई एक ऐसा पेशेंट मिले जिसका हिस्ट्री है कि लिखा हुआ है एनएसएआईडी इंड्यूस सीकेडी, ड्रग इंड्यूस सीकेडी, या एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इंड्यूस सीकेडी, बहुत कॉमन, ये सब काफी कॉमन चीज है जो हम लोग देखते हैं कि ये सब ड्रग के कारण सीकेडी चालू हुआ है। इसके अंदर हेतु के हिसाब से जैसे मैंने बताया ट्रीटमेंट में मैं एक अलग अलग हेतु के ऊपर अलग अलग पॉइंट बताऊंगा, बट इसमें समझने की क्लियर बात है कि ये सब लेने के बाद, ये सब चीजें लेने के बाद रक्तगत क्षार पित्त की बहुत ही वृद्धि होती है। कोई भी पेन किलर लेने के बाद, कोई भी एंटीबायोटिक लेने के बाद वो एक फेज आता ही है कि जिसमें ये सब चीजें इंक्रीज करती है। किसी किसी ड्रग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जैसे हम लोग अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ ड्रग ले ले, जेंटामाइसिन ले ले, स्ट्रेप्टोकाइनिन ले ले, इनके चांसेस बहुत हाई हुई होती है। रीजन क्योंकि वो डायरेक्टली आईवी, यानी कि मैं कोई भी एंटीबायोटिक डायरेक्टली आईवी दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि किसी भी अगर तीक्ष्ण चीज को जो बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग होती है, वो काफी तीक्ष्ण स्वभाव की होती है। सो जितने भी फास्ट एक्टिंग हम पेन किलर देते हैं या फास्ट एक्टिंग हम लोग एनएसआईडी एंटीबायोटिक देते हैं, ये डायरेक्टली हमारे रक्त के अंदर क्षार पित्त वृद्धि करती है और ये जाके स्नेह कम करती है। तो क्षार पित्त वृद्धि होना ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग डील कर सकते हैं, या हम लोग एंटीबायोटिक हटा दे, इम्पैक्ट कम हो जाए, या हो सकता है हम उसको कुछ पित्त विरेचन दे दे, रक्तगत से वो विष हर हर कर दे, या उसको निकाल दे विरेचन के थ्रू, क्योंकि विरेचन अल्टीमेटली ट्रीटमेंट है। बिना विरेचन करे रक्त की कभी भी शुद्धि नहीं होती, या कोई भी पित्त, कोई भी विष नहीं निकलता। तो ये एक फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि जिसमें अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट हमें मिलता है, सो हम उसको रिकवर कर जाते हैं। लेकिन एट द एंड वही मैंने बताया कि किडनी डिजीज के अंदर किडनी होने की कितनी आसार है या सीकेडी में जाने की कितनी आसार है, ये डिपेंड करता है कि उसको प्रिवेंट करने वाला जो मेद धातु है, उसके अंदर स्नेह गुण कितना है। यानी कि इन द सिंपल सेंस यही है कि आउट ऑफ जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, जो भी डिजीज है, इसका एग्जांपल एक दूसरा भी लेते हैं कि दूसरा जो हम लोग कहते हैं कि अगर आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं करें तो आपको सीकेडी हो जाएगा। अगर हम लोग डायबिटीज के अंदर, प्रमेह के अंदर भी श्लोक देखें, उसके दृष्टि देखें, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम ऐसा है कि जो प्रमेह है उसके अंदर भी मेद धातु दृष्टि होती है, और सीकेडी के अंदर भी मेद धातु की दृष्टि होती है। इसलिए सीकेडी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो हाइपरटेंशन है, और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज है। नियरली 70% तो ये दोनों मिलके ही कवर करते हैं। और वही कॉमन रीजन है कि प्रमेह के अंदर भी द्रवत्व इतना ज्यादा है कि शरीर के अंदर उसमें भी हम लोग कटु तिक्त रसात्मक ड्रग प्रोलॉन्ग देते रहते हैं, कंटिन्यूस देते रहते हैं, और फिर से स्नेह की विचार नहीं करते। जबकि संहिताकार के अंदर अलग अलग जगहों पर श्लोक आया हुआ है कि आपका स्नेह का यूज करना है, घृत का कैसे प्रमेह के अंदर यूज करना है, या तेल का कैसे करना है। इसी तरह से सीकेडी के अंदर भी घृत तेल दोनों का अलग अलग रोल एक है, या रेफरेंसेस है, या बस्ती के थ्रू है, कि जिसको देके हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। यानी कि आपकी किडनी डिजीज का जो प्रिवेंशन है, या आपकी किडनी डिजीज का जो इम्पैक्ट है, अगर आपको कम करना है, तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको हमेशा वर्क करना पड़ेगा। अब आपको जाके ये फाइंड आउट करना है कि क्या चंद्र प्रभावती के अंदर वो बात है
कि क्या वो इस चीज को फुलफिल करता है, कि उसके अंदर ऐसे पार्ट ऑफ ड्रग है, क्योंकि उसको भी आप बाइफरकेट करो। मैं जस्ट एग्जांपल बताऊं, क्या उसके अंदर कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग है जो रक्त के अंदर विषनाशक है, या एक ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग है कि जो मेद के अंदर स्नेहवर्धक हो, क्योंकि मुझे ड्रग स्नेहवर्धक चाहिए, मुझे तीक्ष्ण गुणात्मक नहीं चाहिए। जैसे सीकेडी के अंदर आप भल्ला तक नहीं यूज कर सकते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भल्ला तक लोग अगर यूज करना चालू करते हैं, क्रिएटिनिन हाई होने लगती है। सेम कुचला कल्प भी चालू करो, क्रिएटिनिन हाई होने लगती है। सो ये देखा गया, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर देखा गया, तो लोग अवॉइड करते हैं, मैंने हर सेंटर में देखा। सो चीजें ये है कि ये जो है ये विषारी ड्रग, भले शोधन करने के बाद कितने भी उपयोगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको स्नेह जो है बहुत जल्दी कम करते हैं। यही रीजन है कि विषारी ड्रग का उपयोग जो है ये किसी भी सीकेडी पेशेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अवॉइड किया जाता है, बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है। रीजन यही हो सकता है कि शायद ये विषारी ड्रग जो है, या इसको शोधन करते समय जो भी इसको गोमूत्र की भावना दी हुई है, जो जो भी जिस चीज की भावना दी है, इससे शायद बढ़ जाते हैं। कंपेयर टू चंद्र प्रभावती जैसे ड्रग जो है, उसके अंदर भी ऐसे ड्रग है, ग्रुप है कि जिसमें स्नेहवर्धन होता है। सो अग्निवर्धक, रक्त शोधक और स्नेहवर्धक, अगर आपके कल्प के अंदर ये तीन कैपेसिटी है, या ये तीन एक प्रोटेक्शन एक्शन है, सो उस चीज से ही आपका कोई भी क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है ये एक एंगल तक रुक सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सुनील, नेक्स्ट स्लाइड। हम्म। अब एक मैंने जो स्टार्टिंग से अभी तक मैं बात कर रहा हूँ, मैं खाली किडनी किडनी की बात कर रहा हूँ, मैं किडनी के अंदर खाली ये बात कर रहा हूँ कि रक्त क्या इंपॉर्टेंट है, मेद क्या इंपॉर्टेंट है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये चीज शायद आप रोज सुनते हो कि मूत्र निर्मित कहाँ होती है, बस्ती देना चाहिए, या अजा के आंत्र की बस्ती देनी चाहिए, या मज्जा की बस्ती देनी चाहिए। बस्ती बहुत अलग अलग चीज है, लेकिन मैं ये जैसे बताया कि अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, सो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। पहला मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो था कि कॉन्सेप्ट ऑफ किडनी प्रोटेक्शन। सो किडनी प्रोटेक्शन के अंदर आई होप वो चीजें बात आपको समझ गया है, कि अगर आप रक्त को जो निर्विष करते रहे, सो उससे आपका क्रिएटिनिन कंट्रोल, सिम्टोमेटिक कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सब अपने आप होते रहता है। ऑन अदर हैंड, एट द एंड आपको जो काम करनी है और जो लॉन्ग टाइम आपका ट्रीटमेंट है वो है कि शरीर के अंदर मेद धातु के स्नेह का वर्धन। अब वो कल्प आपको ढूंढनी है कि कितने कल्प आपको ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर ये कैपेसिटी है, या आपने त्रिमर्मी अध्याय के अंदर वो चैप्टर पढ़ते समय कितना ऐसा कल्प देखा हो। या तो उस चैप्टर के अंदर पढ़ते समय थोड़ा फोकस रखिए कि संहिताकारों ने यही पंचविधा कषाय कल्पना क्यों सोना है या क्यों सोचा है। संहिताकार के अंदर जो दिया हुआ है ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया हुआ है, उसके अंदर पंचविध कषाय कल्पना का सिलेक्शन क्या है, इससे ही लगभग पता चल जाता है कि संहिताकारों के दिमाग में पैथोलॉजी क्या चल रही होगी। अब ये सिंपल चीजों में मैं ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आयुर्वेद के अंदर यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन ये अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्नेह तो एक भाग हो गया कि जिसमें मैं किडनी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब बात है कि अगर आपको किसी के अंदर डिसयूरिया को ट्रीट करना है, या आपके पास कोई ऐसा किडनी पेशेंट आ गया कि जिसके अंदर एडिमा ज्यादा है या चीजें बहुत ज्यादा है, सो कॉन्सेप्ट क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन अगर आपको कराना है तो आपको इस 5 स्टेप्स के ऊपर काम करने होते हैं। और 5 स्टेप से ज्यादा आप इसको देखो, ये 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप है कि आहार। आहार इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आहार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आहार का शरीर में जाने के बाद पाचक पित्त का उसके ऊपर असर, फिर उसके बाद उसका पक्वाशय में जाके क्षार पित्त में विभाजन, जिसमें मूत्र निर्मित होके वो जाएगा वृक्क में और वहां से बाहर निकलेगा। अब ये थियोरेटिकली तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट भी उतना ही काम आता है। अब इसमें एक एक चीज बताता हूँ। सीकेडी के अंदर जब भी मैं ट्रीटमेंट चालू करता हूँ, या मैं अगर कहीं स्नेह का ट्रीटमेंट चालू कर रहा हूँ, तो पहली बात मेरा क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट का एपिटाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीकेडी के अंदर पहला जो एम है, पहला वो आपका है धातु अग्निवर्धन। और वही धातु अग्निवर्धन के लिए यानी कि पाचक पित्त का काम बरोबर करना। यही है कि आप अगर किसी
केस प्रेजेंटेशन को देखोगे या आप कभी देखोगे कि कोई इंटरनेशनली केस प्रेजेंटेशन किया है, सो आप देखोगे कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग है जो बहुत तीक्ष्ण उष्ण है, लेकिन वो काम कर जाती है। ऑफकोर्स उसमें विषारी ड्रग आपको नहीं मिलेंगे, लोग विषारी ड्रग को जल्दी सीकेडी पेशेंट के अंदर यूज नहीं करते, पर बाकी जो हमारे पास दीपन पाचन ड्रग है, उसको देने के बाद लोग वहां क्लेम करते कि हाँ ये सिम्टम इंप्रूव हो गया, हमारा जो है ब्लड जो है इंक्रीज होने लगा, जिसके बारे में ट्रीटमेंट में बात करेंगे। सो पाचक पित्त के ऊपर कल्प को निकालना सीकेडी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि मेरे पेशेंट का जो है पाचक अग्निवर्धन होनी चाहिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आहार कंट्रोल में है और अग्निवर्धन है, तो थर्ड स्टेप है मेरा कि पक्वाशय के अंदर जो सार और किट है उसका विभाजन होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारे पास एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है बस्ती। सीकेडी के अंदर अगर मुझे इस पैथोलॉजी को करेक्ट करना है तो वो है बस्ती। सो इसीलिए पेशेंट को देते समय इस तीनों स्टेप पे सोचना है कि आपको तीनों का मेडिसिन एक साथ देना है, कि एक एक करके देना है, कि शॉर्ट टर्म पे देना है। क्योंकि याद रखना कि एक बस्ती से कोई भी सीकेडी पेशेंट ठीक नहीं होता। हमारे क्लिनिक के अंदर एक एक पेशेंट को 3-3 मंथ तक, 4-4 मंथ तक बैक टू बैक देना होता है। इम्पैक्ट ये है कि पक्वाशय के अंदर जो भी इम्पैक्ट आ रहा है या पक्वाशय के अंदर जो भी दूषित है, जब तक वो करेक्ट नहीं होता तब तक किडनी के ऊपर एक एन्यूरिया का या जो है ओलिगो यूरिया का इम्पैक्ट बना रहता है। सो किसी भी किडनी डिजीज के अंदर मूत्रल विरेचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मूत्रल विरेचन के साथ उसको बस्ती ट्रीटमेंट कितनी अच्छी मिल रही है। दोनों का स्थान क्षेत्र या काम करने का क्षेत्र अपान वायु है। सो अगर मुझे किसी एन्यूरिया पेशेंट को ज्यादा टारगेट करना है तो ये मेरा सेकेंड लाइन ऑफ मेडिसिन है। और थर्ड फिर ऐसी मेडिसिन आती है कि जो आपका एक बस्ती, यानी कि दूसरे वर्ड में उसको वृक्क कहते हैं, कि किडनी के ऊपर काम करने वाला हो। अब किडनी के ऊपर काम करने के लिए ड्रग मैंने पहले ही बता दिया कि नेक्स्ट टाइम आप अगर हिपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने आप से ये पूछो कि वो हिपेटो प्रोटेक्टिव कैसे है। क्या वो ब्लड के अंदर, रक्त धातु के अंदर निर्विषीव करके हमारे रिनल डिजीज के ऊपर इंपैक्ट कम डाल रहा है, या मेरे किडनी या वृक्क के अंदर मेद धातु को सशक्त यानी कि उसके सार को अच्छा बना रहा है, यानी कि स्नेह अच्छा बना के जो डिजीज का इंपैक्ट है उसके ऊपर होने नहीं दे रहा है। ये दोनों का अपना ऐसा रोल है। और मूत्रल के अंदर जैसे मैंने बताया कि मूत्रल अगर आपको मेडिसिन देनी हो तो मूत्रल मेडिसिन के अंदर आप जितने भी कल्प देखोगे, कोई भी जो है मधुर शीत मधुरात्मक नहीं है। इसलिए मूत्रल मेडिसिन को देते समय स्नेह का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे कि आप मूत्रल मेडिसिन देते जा रहे हो, आप ये काढ़ा देते हो जा रहे हो, वो काढ़ा देते जा रहे हो, और वो काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं करता क्योंकि जो वहां जरूरत है वो है स्नेह की। संहिता एक बहुत अच्छा लाइन है जो मुझे मेरे ख्याल से हमने एक दादार शास्त्री सर की बुक में पढ़ा था, और उनका ये मानना था कि वृक्क के अंदर रहने वाला मेद का जो स्नेहत्व है, यही है जो किसी भी क्षार पित्त या मलभूत पित्त का किडनी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देता। सो इस तरह से स्नेह जो है इसका एक अलग ही रोल है, या एक अलग ही प्रोटेक्शन एक्ट है। इसलिए रिनल प्रोटेक्टिव जो ड्रग है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हो सकते हैं ऐसे ड्रग जो एक विरेचन करते हो, पित्त विरेचन करते हो और किडनी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करने देते, और दूसरे ड्रग जो है जो एक तरह से मेद के स्नेहत्व को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम लोग फिर से पूरा का पूरा समरी देखें, जो भी हम लोग एक रीड करते जा रहे हैं, अगर उसका हम लोग एक इम्पैक्ट बनाए कि सीकेडी में देखो कितने सारे हमारे पास पॉइंट है जो हम लोग डेली पढ़ते हैं, कि धातु कौन सा है, रस, रक्त, मेद, मल, मूत्र और शिरा, जो नॉर्मली है। लेकिन हो सकता है कि अब इतना चीज डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप रस और रक्त के ऊपर ध्यान दोगे तो रक्त के ऊपर कैसे दोगे और मेद के ऊपर कैसे दोगे, आई होप ये क्लियर है। कि रक्त के अंदर देनी है तो आपको रक्त का जो रेफरेंस आया हुआ है उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वृक्क रोग के अंदर विरेचन आया हुआ है, वृक्क रोग के अंदर रक्त मोक्षण आया हुआ है। सुनने में वेग लगता है कि अरे ये क्या काम करेगा, पर यही इसका काम है कि रक्त धातु के अंदर से क्षार पित्त, मलभूत पित्त के दोष को कम करना, ये एक है। और उसमें तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग दिया हुआ है। अग्नि जो है जाठरा जाठरा अग्नि और धातु अग्नि, हाँ यस, इसके ऊपर तो आपको विचार करना ही है, क्योंकि आपका मेडिसिन जैसे मैंने बताया
कि भले आप एक जो है रीनल प्रोटेक्टिव ड्रग या स्नेह को सोच के मैं चालू कर रहा हूँ, लेकिन अग्नि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्रीटमेंट में देखेंगे क्या ऐसा हमारे पास ड्रग है जो अग्नि पर भी काम करे, मूत्र विरेचन भी काम करे, स्नेह भी बढ़ाए और रक्त का भी शोधन करो। हमारे पास ये ऐसे ऐसे कल्प है, सिंगल कल्प है जो ऐसे तीन तीन काम एक साथ कर सकते हैं। मतलब यानी कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कल्प है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रोप्राइटरी ड्रग यूज करने की जरूरत भी नहीं है, और ग्रंथोक्त ड्रग की जो ये चीजों पे काम करती है। सो रक्त का एम हमारा हमेशा अलग होना चाहिए, मेद का अलग होना चाहिए। हम लोग दोनों में से अगर किसी एक को भी छोड़ दें तो हमारे जो सीकेडी के पेशेंट है वो उतना फास्ट रिलीफ में नहीं आते, या उनके अंदर रिलैप्स होता है, फिर वही चीज के ऊपर कॉन्सेप्ट करते हैं कि जो भी पित्त भरा हुआ है रक्त के अंदर उसको मुझे निर्विष करना है, निकालना है, और जो भी रुक का स्नेह है या क्लेद ये भाग कम हुआ है उसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। और जैसे आप ये दो के ऊपर वर्कआउट करना चालू करते हो, आप फिर देखते हो कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस जा चुका रहता है, एनीमिक कंडीशन कुछ हद तक कंट्रोल रहता है, अंटिल अनलेस 25% डैमेज। फिर देखो 20-25% डैमेज में एक चीज आप समझ लो कि पेशेंट का ना एनीमिया तो आपकी किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इरिथ्रोपोइटिन इतने लेस होते हैं कि हम लोग कितनी भी ताकती लो जैसे ड्रग लॉन्ग टाइम तक तो नहीं दे सकते, लेकिन शॉर्ट टाइम भी दे और बाकी चीजें चालू करें तो हम लोग लॉन्ग टाइम नहीं दे पाते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि क्या नहीं दे सकते। और इसमें ऐसा है कि एनीमिया के अंदर अगर हम लोग चालू करें मेडिसिन, सो हमारे पास में बहुत लिमिटेड सोर्सेस होते हैं सीकेडी के अंदर, और सिंस जो डैमेज है मोर देन 20% है, नहीं रिकवर हो पाती है। यही रीजन है कि हमें हमेशा किसी भी सीकेडी पेशेंट जैसे कहीं कहीं सेंटर में करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं इरेथ्रोपोइटिन इंजेक्शन बंद कर दो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका मेडिसिन खुद से बल से या खुद से नहीं आ रहा है या एनीमिया करेक्ट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20-25% डैमेज पे इरेथ्रोपोइटिन बहुत ही कम बनते हैं बॉडी के अंदर। अ, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइड विजिबल है आपको? सुनो स्लाइड विजिबल नहीं है कि इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोग विचार करते हैं किसी भी सीकेडी पेशेंट के अंदर, वो ये है कि दोष का विचार पित्त, कफ या वात, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चलेगी कि आपका सोर्स क्या है। जैसे मैंने बताया मधुमेह है अगर सीकेडी करता है, डायबिटीज इंड्यूस सीकेडी है, स्पॉट डायग्नोसिस है कि ये मधुमेह यानी कि वातज इंड्यूस सीकेडी है, तो मुझे ट्रीटमेंट वातज की करनी है। अब यही मेरे पास कोई अगर पेशेंट आए हाइपरटेंसिव है, तो हाइपरटेंसिव के अंदर मोर पैथोलॉजी जो होती है वो पित्त की होती है और वात की होती है, तो मुझे वो दो पे फोकस करना है। कोई मेरे पास स्मोकर आया तो पित्त की करनी है, एनएसएआईडी इंड्यूस ड्रग इंड्यूस